नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज का सबसे बड़ा सवाल, इसकी शुरुआत आपको थोड़ी हास्यास्पद भी लग सकती है, ऐसा आपने कभी सुना नहीं होगा। और हुआ क्या है दरअसल, ऑफिस परिसर में गुटखा और सिगार पीने के आरोप में दिल्ली के एक सीनियर अफसर आशीष जोशी को केजरीवाल सरकार ने पद से हटा दिया है। आशीष जोशी दिल्ली डायलॉग कमीशन के सदस्य सचिव थे। दिल्ली डायलॉग कमीशन के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो अरविंद केजरीवाल हैं जो मुख्यमंत्री हैं, उपाध्यक्ष आशीष खेतान ने आरोप लगाया कि मना करने के बावजूद आशीष जोशी दफ्तर में गुटखा खाते थे और सिगार पिया करते थे और मनमानी करते थे। उसके उलट आशीष जोशी ने खेतान पर आरोप लगाया कि कमीशन के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भर्ती कराना चाहते थे खेतान, जिसका उन्होंने विरोध किया तो उन्हें पद से हटा दिया गया। उधर कांग्रेस और बीजेपी का कहना है, वो तो मजे ले रहे हैं कि क्या तमाम विधायक जो नशा करते हैं क्या उनको भी पद से हटाएंगे केजरीवाल। इसीलिए आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या अपने अफसरों को रबर स्टैंप समझते हैं केजरीवाल। सवाल यह भी, क्या बदले की राजनीति कर रही है केजरीवाल सरकार। और सबसे अहम सवाल, क्या केंद्र और दिल्ली सरकार की लड़ाई ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन नलिन कोहली, मेरे साथ कांग्रेस के तेज तर्रार नेता आलोक शर्मा, मेरे साथ हैं सीएसडीएस के और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय कुमार दुबे, और आशीष जोशी, खुद आशीष जोशी जिन्हें रिपैट्रिएट कर दिया गया है उनके पेरेंट काडर में। आशीष, पहला आरोप जो लगाया गया है, आप कहते हैं कि सिगार और परिसर में तंबाकू खाने का मुझ पर इल्जाम लगाया गया है। यही बात आशीष खेतान ने कही और मीटिंग में भी आप इस आदत से बाज नहीं आए, लिहाजा आपको रिपैट्रिएट किया गया। क्या आप सिगार पीते थे और गुटखा खाते थे? देखिए, सिगार मैं पीता हूं और गुटखा नहीं खाता हूं। पान बाहर मसाले में कभी कभी तुलसी लगा के, यूपी में पड़ा हूं तो कभी कभी उसमें डाल के खा लेता हूं, बट कभी ऑफिस परिसर में नहीं किया। ये मेरा निजी जिंदगी है। ऑफिस के बाहर मैं क्या कर रहा हूं उस पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और ये विकृत मानसिकता की निशानी है कि इस तरह के इल्जाम लगाए गए हैं मेरे पे। इसके अलावा कुछ नहीं था। देयर इज nothing more than that meets the eye. बेसिकली क्या है कि जब रिपैट्रिएट, देखिए मैं केंद्रीय सरकार का अधिकारी हूँ और मैं डेपुटेशन में गया था। दिल्ली सरकार का एडवर्टाइजमेंट निकला, मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड लेके दिया गया मुझे। जून 2014 में मैंने ज्वाइन किया था 3 साल के लिए। और डीओपीटी के गाइडलाइंस बड़े क्लियर हैं कि अगर आप किसी को रिपैट्रिएट प्रीमेच्योर करना चाहते हैं तो 3 महीने का नोटिस आप लैंडिंग डिपार्टमेंट को देंगे, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है, और कंसर्न एम्प्लॉय को देंगे, जो कि मैं हूं। यही तो बात मुझे समझ नहीं आ रही है आशीष। ये दो आशीषों के बीच में जो जंग हुई है ना आशीष, आपको बाकायदा सिलेक्ट किया क्योंकि आपको ब्रिलियंट माना गया, एक आउटस्टैंडिंग ऑफिसर माना गया। फिर ये इतनी छोटी सी बात, तमाम चैनल चला रहे हैं, मैं इसीलिए इसकी तह में जाना चाहता हूं। ये सिर्फ एक गुटखा या सिगार तक सीमित नहीं हो सकता है मामला। आप पर दूसरा आरोप लगाया गया है। जो नोट है वो नोट मेरे पास है जो अरविंद केजरीवाल को भेजा आशीष खेतान ने। आरोप जो है आप पर वो ये कि बिना सरकार के अनुमति के ही आप मीडिया को जानकारी पहुंचाते रहे। आपसे पोलाइटली रिक्वेस्ट किया गया लेकिन आप नहीं माने, सच है क्या? देखिए, ऐसा है कि मैं ही 3 तारीख को मेरी नियुक्ति हुई मेंबर सेक्रेटरी। मेरा मेन पद था मेंबर फाइनेंस और चीफ डिजिटाइजेशन ऑफिसर और दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड जी। 3 तारीख से मैं 29 तारीख मार्च तक वहां रहा। मेरे को जो आदेश यहाँ दिया गया कि यहाँ पर दिल्ली डायलॉग कमीशन के ऑफिस को सेटअप करना है, मैंने इस ऑफिस को सेटअप किया। देखिए, मैक्रो लेवल पे इशू है संविधान का। हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, पोलाइटली रिक्वेस्ट किए जाने के बावजूद मीडिया से राब्ता कायम करते रहे, क्या सच है या झूठ है? मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं सिर्फ केवल एक ही सरकारी अधिकारी था वहां पर
और सारे प्रेस रिलीजेस मैं ड्राफ्ट करता था और मिस्टर मौर्य जो डिप्टी डायरेक्टर है उनको भेजता था। तो ये स्वाभाविक है कि प्रेस रिलीज जो करेगा उससे मीडिया वाले फोन करके बात करेंगे, और मुझसे कभी नहीं कहा गया ये बातें नागवार गुजरी बात हैं। करेंगे। और यहाँ पर नलिन, आलोक शर्मा और अभय जी, आप तीनों से मेरी रिक्वेस्ट ये भी है, आप शायद अप्रिशिएट करेंगे कि आशीष जोशी एक सर्विंग ऑफिसर हैं। मैं नहीं चाहूंगा कि वो आपकी राजनीतिक क्रॉस टॉक में फंसे। मैं 2 सवाल और पूछूंगा और फिर चर्चा को खुला छोड़ दूंगा। तीसरा आरोप आप पर आशीष ये है कि अपने स्टाफ की नियुक्ति करने पर आप अड़ गए। फोन पर बताया कि वाइस चेयरमैन होने के नाते इस मामले से आपका यानी कि आशीष खेतान का कोई नाता नहीं। आपने अपने हिसाब से नियुक्तियां की अपने ऑफिस में। आशीष खेतान ने कहा भैया ऐसा मत करो, आपने कहा आपका कोई लेना देना नहीं। देखिए एक चीज बताइए, मेरा पर्सनल सेक्रेटरी जो कि डोसुप से मैं एडिशनल चार्ज में लेके आया मिस्टर जगदीश को, वो जो पर्सनल सेक्रेटरी होगा, क्या मुझे इतनी भी फ्रीडम नहीं है कि मैं अपनी पर्सनल सेक्रेटरी को किसको रखूं? मेरे 300 लेटर्स आ गए थे, उन लेटर्स का डिस्पोजल होना था, किसको मैं रखूं? क्या मेरे इतनी भी मतलब आरोपों में कुछ दम है? मैंने सिंपली ये कहा कि जो चॉइस, मतलब ऐसा हुआ था, तनातनी थी आप लोगों के बीच में? क्या दम है? ये हाथ तनातनी थी। तनातनी 19 मार्च से तनातनी हो गई जब 3 आप वॉलंटियर्स दे बार्ज्ड इनटू माय ऑफिस एंड मेरे साथ बदतमीजी की। उसके बाद मैंने उसकी सूचना बाहर लॉन में संजय सिंह बैठे थे और आशीष खेतान, उनको जाके मैंने कहा कि इन 3 लोगों ने आके मेरे साथ बदतमीजी की। चौथा आरोप, मैंने जब उनसे पूछा आप कौन है तो उन्होंने कहा जाके हम कौन है। चौथा आरोप, रैन बसेरे में रहने वालों के साथ आपने बदतमीजी की। आपने आरोप लगाया कि ये तो ड्रग एडिक्ट्स हैं, दे शुड बी हैंडल्ड विद आयरन हैंड, इनके साथ सख्ती से कार्रवाई की जानी चाहिए। हुआ ऐसा? बिल्कुल झूठ। मैंने तो चीफ जस्टिस के कोर्ट में जनवरी में पूरा का पूरा रिपोर्ट प्रेजेंट किया कि जो होमलेस सड़क में जो लोग रहते हैं वो बेसिकली इसलिए रहते हैं कि उनको कमले मिलती हैं, उन कमलों को बेच के वो फिर ड्रग्स खरीदते हैं। एक एनजीओ चलाते हैं, FIR लॉन्च किया एक होमलेस के जो एक्सपर्ट आशीष, एक एनजीओ चलाते हैं इंदु प्रकाश। पता चला इंदु प्रकाश ऐसे ही लोगों के लिए एनजीओ चलाते हैं। उनका आरोप है, देखिए आरोप है, आप सफाई देने के लिए उनका आरोप सुन लीजिए, वो क्या कहते हैं। जनवरी 2015 को करीब 11:15 बजे रात को जो है आशीष जोशी अपने ड्यूसिप के कर्मचारियों से जाते हैं उस शेल्टर में जो बंगला गुरुद्वारा पे है, और वहां पे एक होमलेस व्यक्ति को जो है शेल्टर से बाहर निकाल देते हैं और उसका कंबल तक छीन लेते हैं, उससे उसका खुद का कंबल ले लेते हैं। और हमारे जो कलीग्स थे सुनील और मनीष बोलते रह जाते हैं कि सर उसका कंबल दे दो अपना, जो है बोला बिल्कुल नहीं। और एक महिला जो है उसके लिए भी आदेश देते हैं, वो देख लीजिएगा आप, कि उसको बाहर निकालो। तो हम लोग खुद देखते हैं, तो उनको मीटिंग अंदर वो बैठे रहते थे, मीटिंग के अंदर जो है वो वी कुड स्मेल दैट आल्सो, गुटखा उनका जो है पूरा, इट वाज रूम इज टू फुल ऑफ गुटखा स्मेल। लेकिन बैड बिहेवियर पे मैं बोलना चाहूंगा क्योंकि उसी से हमारा उनसे वाक्य। तो ये सीधा सीधा आरोप आप पर लगाया जा रहा है, आप नकारते हैं इस बात को? बिल्कुल नकारते हैं, और मेरी भी बात पूरी सुन लीजिए। उस दिन क्या हुआ कि 9 तारीख को जीएसी की मीटिंग में इंदु प्रकाश जी से रिक्वेस्ट किया गया कि हनुमान मंदिर के सामने होमलेस हैं, और मैं बार बार जाके उन होमलेस आपका वीडियो जारी करने की बात कर रहे हैं, ऐसी धमकी दे रहे हैं। मेरे सूत्र बता रहे हैं आम आदमी पार्टी के कि आपका इस मुताल्लिक एक वीडियो भी जारी होने वाला है। क्या चीज? इसी प्रकरण को लेकर, इस वाकये को लेकर एक वीडियो भी जारी होने वाला है, ऐसे मेरे सूत्र बता रहे हैं। बिल्कुल करिए, बिल्कुल करें। मैंने FIR लॉन्च कर रखा है इंदु प्रकाश सिंह को, क्योंकि इन लोगों ने होमलेस के नाम पे 190 नाइट शेल्टर में 60-65 एनजीओ चला रहे थे, जिनको हमने पकड़ा और उसमें पता चला अधिकांश एनजीओ। चलिए आखिरी आरोप, क्योंकि मेरे बाकी खास मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। आशीष, आखिरी आरोप संगीन है। दफ्तर में आए मेहमान नेस्कॉम के संस्थापक आए, आपने कहा एक पूर्व टेलीकॉम सचिव को लेकर कि आर चंद्रशेखर तो एक भ्रष्ट आदमी है, आपने बहस भी की। आशीष खेतान ने कहा कि आप मेहमानों की बेइज्जती ना करें, वो आगे इनके साथ कुछ राब्ता कायम करना चाहते हैं। हुआ ऐसा? बिल्कुल झूठ। आपको सौरभ श्रीवास्तव जी और संजीव बिखचंदानी से पूछना चाहिए। संजीव बिखचंदानी जो कि Naukri.com के हेड हैं, वो मेरे सीनियर हैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज से। मेरे ही रिक्वेस्ट पे वो लोग आए थे
और सौरभ श्रीवास्तव जी से जब बात हो रही थी तो जिक्र हुआ, उन्होंने पूछा मैं किस सर्विस से हूँ, मैंने कहा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। फिर उन्होंने कहा हमारे सेक्रेटरी जो है नैसकॉम के वो पूर्व सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। मैंने सिंपली जिक्र ये किया कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर को मैंने पत्र लिखा था अगेंस्ट मिस्टर सुरजीत मित्रा जो कि सेक्रेटरी थे माइनॉरिटी अफेयर्स में, और दूसरे मिस्टर चंद्रशेखर के अगेंस्ट, क्योंकि मैं समझ गया बात। मैंने आपको पूरा मौका दिया आपको अपनी सफाई पेश करने का। आम आदमी पार्टी जो हर बात पर स्टूडियो में या ओबी पर आने को तैयार होती थी, हमने उनसे कहा कि आप आइए, जो आरोप लगा रहे हैं खुद चैनल में आइए, कैमरे के सामने आइए। उनमें से कोई नहीं आया। हमने आपको पूरा मौका दिया। मैंने जो आपसे वादा किया था मैं क्रॉस टॉक में आपको नहीं इंडल्ज करूंगा। एक मिनट कि मैं क्रॉस टॉक आपसे नहीं करवाऊंगा। अब मैं आपके लिए ओपन कर रहा हूं, अगर आप चाहें तो आप बैठ सकते हैं। अब मैं थोड़ा नलिन, आलोक और अभय से सवाल पूछना चाहूंगा। आप चर्चा में जो एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं एक चीज कहना चाहता हूं, एक लाइन देखिए, मैं सिविल सर्वेंट हूं। आप लोगों से इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मेरे पर्सनल जिंदगी पे, मेरी निजी लाइफ में अटैक किया गया है, इसीलिए नहीं। पर इस अटैक के चलते आम आदमी परेशान है। जो वादे किए गए थे, अगर ब्यूरोक्रेसी, परमानेंट एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में इस तरह से मार होने लगेगी तो दरअसल देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये बड़ी तस्वीर है नलिन। और आशीष, अगर आप रहना चाहते हैं चर्चा में, इट इज ओपन फॉर यू। मैं नहीं चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि अब बस आपने बात खत्म कर ली अपनी, आप जा सकते हैं। चर्चा में शामिल रहना चाहते हैं तो इट्स फॉर यू टू डिसाइड। नलिन, थैंक यू नलिन, मुझे ये बताइए, ये तिल का ताड़ बन गया है। गुटखा पी लिया, गुटखा खा लिया, सिगार पी लिया, बाहर भेज दो, रिपैट्रिएट कर दो। दरअसल बड़ी तस्वीर तो ये है, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में खींचतान क्यों शुरू हो गई? ये देश के लिए, खास दिल्ली के लिए पहले बात करूं, दिल्ली के लिए अच्छा है क्या? नहीं, मैं इसे एक अलग रूप से देखता हूं। ये बहाना है, इसको आप तर्क नहीं मान सकते, क्योंकि इस प्रकार के बहाने कहीं तक भी खींच सकते हैं। कल कह सकते हैं भाई ये मांसाहारी हैं, हम शाकाहारी हैं, तो हम इनके साथ नहीं बैठ सकते, या इसके बिल्कुल विरुद्ध, ये शाकाहारी या मांसाहारी, ये बहाने हैं। असली बात यह है कि आम आदमी पार्टी बातें आरोप पर आई, मीडिया के माध्यम से आई। जब डिलीवरी की बात आ रही है तो वो एक नया संविधान लिखना चाहते हैं, मन मर्जी का संविधान, जो कहे वही उवाच, और उस उवाच के आधार पर सारे काम हो जाए। तो रबर स्टैंप चाहते हैं क्या? नौकरशाहों की जगह उन्हें रबर स्टैंप की जरूरत हो गई? रबर स्टैंप तो कहूंगा नहीं, हाँ नहीं, क्योंकि अगर उसमें क्या है कि मुझे लगता है मुख्यमंत्री अपने केजरीवाल जी को कहीं पर भी पसंद नहीं है कि उनको कानून दिखाया जाए या संवैधानिक प्रक्रिया दिखाया जाए। वो चाहते हैं उवाच के रूप में काम हो। तो ये रबर स्टैम्प की बात नहीं, ये सिर्फ इच्छा अनुसार, कल इच्छा बदल दे तो इसके विपरीत उसी काम को फिर कर दे। तो चाहे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर 2010 हो, एक मिनट नलिन, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी कि डीओपीटी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर 2010 हो, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993 हो, चाहे 311 हमारे संविधान का अनुच्छेद हो जो कुछ प्रोटेक्शंस देता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स को यानी कि सिविल सर्विसेज को, वो जाए भाड़ में। जो केजरीवाल कहें वही सही। आप अगर देखें, हाँ, ना केवल ये संदीप भाई, इससे ज्यादा भी चाहिए। 239AA कॉन्स्टिट्यूशन का जो संविधान का प्रावधान है, जो स्पष्ट करता है कि एलजी की क्या पावर्स हैं, मुख्यमंत्री की क्या पावर्स हैं। तो इसलिए मुझे, और ये सारी चीजें एक नहीं, आप इसे उस टाइम से देखिए जब आम आदमी पार्टी के अंदर ही उनके फाउंडिंग मेंबर्स ने प्रश्न पूछा, उनका लोकपाल, तो कहीं ना कहीं जब भी प्रश्न उठाए जाते हैं या केजरीवाल जी की मर्जी नहीं होती तो तुरंत जो है इस प्रकार के आरोप लगा के लोगों को हटा देते हैं। अब आप रिस्पॉन्ड करेंगे क्या? केजरीवाल अपने मन मुताबिक चलाना चाह रहे हैं सब कुछ, और उसमें कानून, हमारा आईन, हमारी परंपराएं, हमारे प्रोसीजर्स, हमारे रूल्स, देखिए वो कोई मायने नहीं रखते। देखिए, नलिन जी जो हैं एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं और उनकी पार्टी केंद्र में सत्ता में है और राज्यों में भी, कई राज्यों में भी सत्ता में है और देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। मैं ये समझता हूं कि वो ये जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं कि जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है, जो निर्वाचित अथॉरिटी है, जो जनता की प्रतिनिधि है, दरअसल तो अफसरों को
उसकी बात माननी होती है। उस बात मानने का एक प्रोटोकॉल है, उसकी एक आचार संहिता है। अगर उस आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है तो अफसर हमेशा ही अपने रिड्रेसल अथॉरिटी के पास, कमीशन के पास जा सकता है। अगर उनको गलत तरीके से रिपेट्रिएट किया गया है, जोशी कह रहे हैं 3 महीने का मुझे नोटिस देना चाहिए। मैं वही कह रहा हूं, अगर उन्हें गलत तरीके से रिपेट्रिएट किया गया है, अगर उन नियमों का पालन नहीं किया गया है, तो उसका तो हमेशा ही उस समस्या को संबोधित किया जा सकता है। सरकार में उसके इंतजाम है, उसके प्रावधान है, उसके अंदर मीडिया में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके अंदर मीडिया टाइम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकायदा हर अफसर के पास इस तरह की सुविधा होती है। लेकिन आशीष जोशी ने किन्हीं वजहों से तय किया कि वो बजाय उस जरिए को अपनाने की बजाय मीडिया में आएंगे। अब वो क्यों तय किया ये वही जाने। मुझे तो लगता है कि ऐसे अफसर के कैरियर पे भी कुछ समस्या इस बात के लिए आती है, लेकिन खैर ये उनका अपना विषय है। पर ये तो राजनीतिक। दूसरी बात मैं कहूंगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार 10 फरवरी को रिजल्ट आए थे, 14 तारीख को बनी है, अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं उस सरकार को। मेरा कहना है कि ये देखा जाए क्या उसमें कोई ऐसी प्रवृत्ति है जिससे अफसरों की वो बाह मरोड़ रही है, उनको धकिया रही है, उनसे जबरदस्ती काम ले रही है, या ये कोई एक उदाहरण है। मतलब अगर आगे जाके इस तरह के कई उदाहरण आते हैं तो हम देखेंगे कि उसके अंदर एक इस तरह की प्रवृत्ति है कि वो ऐसा कर रही है, वो अफसरों से जबरदस्ती करवाती है, अपनी मनमानी। मतलब ये जल्दबाजी होगा, तब हम किसी निर्णय पे पहुंचे। अभी तो पहली नजर में आलोक, क्या आपको ऐसा नहीं लगता, मेरे ख्याल से आप मनी मन मुस्कुरा भी रहे होंगे कि तुम भी हम जैसे ही निकले भाई, कि आम आदमी पार्टी भी वही राजनीतिक चलन को, परंपरा को आगे बढ़ा रही है जिसमें जो भी सत्ताधारी दल होता है वो चाहता है कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, कमिटेड नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, कमिटेड टू द एजेंडा ऑफ दैट पार्टी। मैं 70 के इंदिरा राज की भी याद दिलाना चाहूंगा यहां पर। देखिए, मैं समझता हूं 70 के राज पर जाने से तो बेहतर है कि अभी वर्तमान का ही हम जिक्र कर लें। 2-3 शब्द यहाँ पर बहुत अच्छे आए हैं। अभय साहब ने कहा प्रवृत्ति शब्द का इस्तेमाल की, क्या उनकी इस तरह की है? मैं समझता हूँ प्रवृत्ति 3 महीने में ही उनकी पता चल गई है कि किस तरह से केंद्र से झगड़ा, एलजी महोदय से झगड़ा, कॉरपोरेशन से झगड़ा, हरियाणा से झगड़ा, तब भी पेट नहीं भरा तो आपस में झगड़ा, और अब उसके बाद आगे बढ़ने लगे हैं कि जिन अफसरों के ऊपर मुख्य जिम्मेदारी है आप उनके ऊपर हल्के और बेबुनियाद आरोप लगाकर उनको असंवैधानिक तरीके से वहां से ट्रांसफर करना चाहते हैं। देखिए इस पूरे नहीं मुझे ये समझाइए आलोक, अब थोड़ा सा गंभीरता से मुझे ये समझाइए कि क्या सरकार, लोगों ने मैंडेट किसे दिया? एक सरकार को दिया, केंद्र में नलिन कोहली की पार्टी को दिया है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को। लोगों का मैंडेट है वो जैसे चलवाना चाहें। अगर मैंने वो इसीलिए वो 4-5 चीजें गिनवाई कि आप अपने स्टाफ की भर्ती अपने मन मुताबिक करेंगे, आप मीडिया से बात करेंगे जबकि आपको मना किया गया है, आप रैन बसोरों में जाएंगे, वहां पर कहेंगे अरे यहां तो ड्रग एडिक्ट्स रहते हैं, तो क्या सरकार आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी? नहीं, बिल्कुल। अगर इस तरह की घटनाएं हैं और उन्होंने कहीं अपने सर्विस रूल्स का उल्लंघन किया है तो स्वाभाविक है कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर कार्रवाई के आधार ठोस थे तो आपके पैनल में आज आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता क्यों नहीं? पहले ही कह दिया, उसने आकर क्यों नहीं बताया? चोर की दाढ़ी में तिनका है क्या? ये सवाल हम पूछेंगे के चैनल के तमाम दर्शकों। हाँ, बिल्कुल पूरी तरह से चोर की दाढ़ी में तिनका है। मैं इसका उदाहरण देना चाहूंगा आपको। अभी जब से 3 महीने से सरकार आई है, तमाम लोगों को एडजस्ट करने की प्रक्रिया दिल्ली के अंदर चल रही है। अभी 3-4 नामों का जिनका जिक्र किया गया, उसमें से 1-2 प्रवक्ता भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। उनको मतलब आप इस बात पर उत्तेजित हो रहे हैं आलोक? एडजस्ट, मुझे ये बताइए कौन सी पार्टी सत्ता में आती है अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं को वो मलाईदार पोस्टिंग नहीं देती है? आप मजाक करने लगे। आप देखिए, मैं समझता हूं। देखिए, जहां तक पोस्टिंग की बात है, तमाम अपने जो भी राजनेता होता है चाहता है कि उसके मन मुताबिक अफसर हो, उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो और काम हो, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आप अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोटी मोटी सैलरी पर अगर एडजस्ट करना चाहें, आप कमेटीज बना दें फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट में और तमाम डिपार्टमेंट्स में, और कहीं पर आप जो है अफसरों के पर कतरना शुरू कर दें तो अफसरों में भी इस तरह की नलिन, आप देखिए, मैं आपकी इंटरजेक्शन चाहूंगा यहाँ पर एक नेता की तरह नहीं। महीने के बाद नलिन, आप भी मेरी तरह पत्रकार रहे हैं, जाने माने चेहरा रहे हैं। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा हूं जब ये बात कही जाती है अपने लोग एडजस्ट। अरे भाई, कोई पार्टी आएगी, उनके जो कार्यकर्ता हैं, कमिटेड हैं, उनके आइडियोलॉग्स हैं, उनके विचारक हैं, उनसे जुड़े हुए लोग,
वही तो आएंगे ना, वही तो फिर इस सरकार का तंत्र चलाएंगे। सत्य बात है ये, इसमें कोई मतलब राजनीतिक बात हो नहीं सकती। इसी से मैं 2-3 विषय जोड़ता हूं। देखिए, अभय जी और हम दोनों कई बार चैनल्स पे रहे। अभय जी ने एक बात रखी है जो स्वाभाविक रूप से लोग देखते भी थे कि आम आदमी पार्टी एक वैकल्पिक राजनीति की बात कर रही है। लेकिन क्या हो रहा है कि और उनको ऐतिहासिक मैंडेट मिला है। दिल्ली की जनता ने छोटा नहीं, 67 सीट बहुत होते हैं, बहुत। अब ऐसा दिल्ली के हम सब भी तो नागरिक हैं। सरकार हमारे राजनीतिक गति मतलब आमने सामने हम खड़े हो सकते हैं, लेकिन एक मुद्दे पे हम अलग नहीं हो सकते, वो है जो संविधान है। स्वाभाविक है, जो सत्ता में आएगा वो अपने स्टाइल से सत्ता चलाना चाहेंगे, वो चाहेंगे कि उनका एक स्टाइल होता है, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया से परे होकर नहीं हो सकता। और ये कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच जो संवैधानिक प्रक्रिया पे हो रही है लगातार, मुझे लगता है वहीं ना कहीं वो प्रश्न में आते हैं, क्योंकि वो संवैधानिक प्रक्रिया उनके पार्टी की हो, जहां दिखा एक विषय होता तो शायद मैं कहता चलिए नासिक की बात है, लेकिन जब पैटर्न है तो प्रश्न उठते हैं। और आम आदमी पार्टी को इस वक्त फोकस करना चाहिए गवर्नेंस पे, लेकिन उसको छोड़ के हर चीज पे फोकस आ रहा है, इसीलिए ज्यादा प्रश्न उठ रहे हैं और इसीलिए मीडिया में चर्चित है एक नकारात्मक रूप से। और उनका जो क्रिटिसिज्म है कि हम मीडिया से अब दूर रहेंगे। नलन, सिक्के का दूसरा पहलू एक और जी। अब मैं थोड़ा और इसे व्यापक करूंगा चर्चा को, दिल्ली से निकलकर राष्ट्रीय पटल पर, राष्ट्रीय स्तर पर इसे ले जाना चाहूंगा। अब संवैधानिक परंपराओं की, हमारी संसदीय परंपराओं की अनदेखी अगर कर रही है आम आदमी पार्टी, आरोपों में दम भी है, तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार जो केंद्र में काबिज है सत्ता पर, और दिल्ली सरकार के बीच भी एक नाक की लड़ाई चल रही है नलन, और उसके चलते भी बहुत दिक्कत आ रही है। सिलसिलेवार तरीके से इस पर मैं चर्चा करूंगा। आज सबसे बड़े सवाल का ट्रिगर था, केजरीवाल सरकार ने एक अफसर को रिपैट्रिएट कर दिया। अफसर ने आरोप लगाया कि देखिए जी, ये तो मुझे कह रहे हैं कि मैं गुटखा खाता हूं और सिगार पीता हूं, इसलिए मुझे रिपैट्रिएट किया गया। मैंने 4 और गंभीर आरोप जो लगाए गए हैं, जिन पर अभी चर्चा नहीं हुई थी, वही सीधे सवाल मैंने आशीष जोशी को दागे भी। और इस वक्त मेरे हाथ में एक चिट्ठी है, ये दिल्ली सरकार की। अब ये पहली पब्लिक एक्सप्लेनेशन है। वो कह रहे हैं कुछ मीडिया बड़ी ही मोटिवेटेड खबरें दिखा रहा है, सीधे सीधे सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। वैसे हम सीधा सवाल ये पूछ रहे हैं, न्यूज 24 अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार से ये पूछ रहा है कि जब हम आशीष जोशी से सीधे सवाल पूछ सकते हैं, उन्हें अपने चैनल पर बुला सकते हैं और आपको भी न्योता भेजते हैं, तो आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बात साफ साफ क्यों रखते हैं? अब कागज के टुकड़ों का सहारा क्यों ले रहे हैं? खैर, नलन कोहली, बड़ी तस्वीर अब मैं खींचना चाह रहा था। क्या दरअसल दिल्ली और केंद्र सरकार में नाक की, अहम की लड़ाई चल रही है, हाँ या ना? नहीं, अगर चल रही होती तो शुरू में जब केजरीवाल जी ने कुछ रिक्वेस्ट किए थे, वो रिक्वेस्ट क्यों पूरे हुए? उनकी इच्छा थी कुछ अफसर आए, जहां तक सहयोग मिल सकता है मिलेगा। और क्यों कहां दिया आपने सहयोग? लेकिन सहयोग वो अपना चीफ सेक्रेटरी जो चाह रहे थे वो नहीं बना पाए, वो संजीव चतुर्वेदी को एसीबी का हेड बनाना चाह रहे थे, नहीं करने दिया गया। मैं एक मिनट जवाब दे दूं। मेरी इच्छा है कि मैं दिल्ली के कुतुब मीनार को उठा के बंगाल ले जाऊं, क्या मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी? तो हर चीज का एक प्रैक्टिकल होता है। मैं अभी कल सुबह बोल दूं कि मुझे जो है न्यूज 24 का हेड बना दीजिए, ऐसे थोड़ी ना होता। अरे हमारे दरवाजे खुले, आप आइए। आप जैसा धीर गंभीर चेहरा मिले हमें कोई दिक्कत नहीं। अभी आप बीजेपी के लिए ही धीर गंभीर बने रहिए, हमारे दरवाजे खुले हैं। धन्यवाद जी। लेकिन ऐसा है, सीरियस नोट पे लौटे फिर से, आप 12-13 अफसरों को सुपरसीड कर दें, कई चीजें होती हैं, तो आप चॉइस दीजिए जो मतलब ऐसा थोड़ी ना केंद्र कह रही है आप इन्हीं को लीजिए। आप 2-3-4 चॉइस जो बन सकते हैं, काबिलियत जब सब में है, अफसर तो जब पहुंचता है उसमें काबिलियत है, नहीं काबिलियत के वो अफसर बनते नहीं है। उसमें ना एक पैटर्न दिखने लगता है, मन मर्जी की राजनीति अलग होती है काफी हद तक। देखिए नलन, मैं आपकी बातें मान रहा हूँ, और यहाँ पर क्योंकि आम आदमी पार्टी है नहीं, तो आई विल आल्सो हैव टू बोल भी नहीं रहा हूं, कम बोल रहा हूँ राजनीतिक रूप। नहीं, परफॉर्स आई विल आल्सो हैव टू प्ले द रोल ऑफ अ डेविल्स एडवोकेट, क्योंकि आम आदमी पार्टी वाले आए नहीं, हमने बुलाया। मुझे ये बताइए, देखिए एक पैटर्न दिखने लगता है। मैं मानता हूं ये बात कि भाई 2-2, 3-3 नहीं 10-10, 12 अफसरों को सुपरसीड करके अपने मन मुताबिक आप किसी को चीफ सेक्रेटरी कैसे बना दें। लेकिन अब गजेंद्र सिंह का ही वाकया होता है।
जांच हो रही है, दिल्ली पुलिस जांच करती है, दिल्ली सरकार डीएम को बिठा देती है, डीएम जांच रिपोर्ट की कॉपी मांगता है सीआरपीसी की धाराएं बताते हुए, दिल्ली पुलिस मना कर देती है। ये तो अड़ंगा अड़ाया जा रहा है ना। मैं वकील होने के नाते, हाँ। वकील होने के नाते कुछ मुझे एडवांटेज है इस मामले में। आप एकमात्र, बाकी सब छोड़िए, 239AA जो आर्टिकल है उसको पढ़ लीजिए, उसका भाग 4 पढ़ लीजिए, बड़ा स्पष्ट है। 3 चीजें दिल्ली सरकार से हट जाती हैं, 3 चीजें दिल्ली सरकार से हट जाती हैं, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। ये 3 लगातार हटी हुई हैं। और जो आज दिल्ली में हो रहा है, शायद केजरीवाल जी एक अच्छे उदाहरण हो गए कि ये 3 क्यों बाहर रहने चाहिए। पूर्ण दर्जे में क्या क्या रिस्क हैं जब इस प्रकार की स्थिति आती है। अब इन तीनों को देखते हैं। जब आप चाहते हैं कि एसीबी को लेकर एक कंफ्यूजन चल रहा है, क्या एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो जिसपे तो मतलब नलिन, क्या वो अपने स्कोप को एक्सपैंड कर दे? यदि करप्शन केसेस, एक वाक्य सिर्फ, हर चीज संभव है करप्शन के इन्वेस्टिगेशन के लिए भी, लेकिन संविधान से हटके वो संभव नहीं कराया जा सकता। संवैधानिक प्रक्रिया में जो उचित है करिए, कौन रोक रहा है? नलिन, कहीं ऐसा तो नहीं, मुझे ऐसा बोध आ रहा है, अगेन प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, कि वो जो खिसियाट है ना, आप लोगों के पास गए थे दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, चुनाव के वक्त, कि भाई दिल्ली में भी हमारी सरकार बना दो, केंद्र में हमारी सरकार, दिल्ली में भी हमारी सरकार, दिल्ली का भला हो जाएगा, समन्वय रहेगा। वो काम पूरा नहीं हो पाया, वही खिसियाहट अब आप बता रहे हैं क्या दिल्ली वालों को कि देखिए हम कह रहे थे हमारी सरकार बनवा दो, नहीं तो दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा, ये 3 चीजें तो केंद्र सरकार चलाती है, फिर ये आप पाठ पढ़ाने लगेंगे। नहीं, सरल जवाब है। हमारे सिर्फ 3 मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, मतलब हमारे 3 एमएलए हैं सिर्फ, उनके 67 है। सरकार जो है अब 5 साल बाद चुनाव होंगे, ऐसे ऐतिहासिक मैंडेट कहीं जा नहीं रही। तो इसीलिए सरकार जो है, हम ये कतई ही नहीं चाहेंगे देश की राजनीति और देश की राजधानी आगे ना बढ़े। ये दायित्व सरकार की है। और एक और बात बताता हूं, वो हाथ आगे बढ़ाते, संवैधानिक प्रक्रिया में काम करते। केंद्र सरकार जब टीम इंडिया की बात कर रही है, अच्छे विरोधियों के साथ भी हम लोग ऐसा बर्ताव नहीं करते। राजनीतिक लड़ाई अलग है, वो एक अलग लड़ाई है। मैं नलिन कोहली की बातें फेस वैल्यू पर क्यों नहीं ले पा रहा हूं? लड़ाई नहीं होती है जी, नलिन कोहली ने विश्लेषण किया, मैं इस फेस वैल्यू पर नहीं ले पा रहा हूं। मैं अभी भी अपने आप को वो बात नहीं बुला पा रहा हूं, अपने जहन से नहीं निकाल पा रहा हूं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने, पहली बात, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट ही सेड वाज कि मैं एक मुख्यमंत्री रहा हूं और केंद्र और राज्यों में समन्वय होना चाहिए, हम एक टीम वर्क करें। वो टीम वर्क केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार में होता दिख रहा है। देखिए, नरेंद्र जी जो कह रहे हैं उनकी बात पे हम लोग यकीन कर लें एक बार तो बेहतर होगा। मैं ये कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने जो चुनाव लड़ा था, उस चुनाव में उनकी जो मांगे थी, उनकी जो दावेदारियां थी, वो दावेदारियां ही बताती थी कि अगर उनकी सरकार बन जाएगी तो केंद्र के साथ उनके संबंध केवल एकता के नहीं होंगे, बल्कि एकता और संघर्ष के संबंध होंगे। उसमें कभी कभी संघर्ष जो है वो एकता के ऊपर हावी होगा, सहयोग के ऊपर हावी होगा, और ऐसा ही हो भी रहा है। मुझे इसमें जो हो रहा है उसमें मुझे कोई देख के आश्चर्य नहीं है। दूसरी बात, एक नेता और अफसर के मुकाबले, नहीं सॉरी, एक विशेषज्ञ और एक अफसर के मुकाबले एक जो जन नेता है उसमें फर्क क्या होता है? जन नेता की विशेषता ये होती है कि उसे जो दायरा मिलता है, जिसका अभी नलिन जी जिक्र कर रहे थे, संविधानगत दायरा है, कानूनगत दायरा, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। जो दायरा मिलता है वो कोशिश करता है कि उस दायरे का किसी तरीके से विस्तार करे। मतलब जो है हर एक व्यक्ति करता। आप साहब सिंह वर्मा को लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, जो लैंड, पब्लिक ऑर्डर और ये सब जो बातें कही गई हैं, क्या साहब सिंह वर्मा ने मुख्यमंत्री की भूमिका उसमें बढ़ाई जाए इसकी कोशिश नहीं की थी? ये ऑन रिकॉर्ड है। साहब सिंह वर्मा ने इसके लिए पत्र लिखे थे, उन्होंने इसकी कोशिश की थी। कोशिश का रूप अलग हो सकता है, अरविंद केजरीवाल का रूप ज्यादा संघर्षपूर्ण हो सकता है, उनका ज्यादा प्रतिवेदन वाला रूप हो सकता है, लेकिन हर मुख्यमंत्री जो राजनीतिक जनता का प्रतिनिधि होने है, वो हमेशा ही कोशिश करेगा कि उसके अपने दिए गए दायरे का विस्तार करे। अरविंद केजरीवाल यही कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे। नलिन, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आलोक से एक सवाल पूछ लूं, मैं आपके पास आता हूं। आलोक, मुझे ये बताइए। एक छोटा वाक्य। बिल्कुल, चलिए बताइए। एक ही वाक्य है कि अभय जी कई तर्कपूर्ण बातें कर रहे हैं,
मैं इतना ही छोड़ रहा हूं कि इस दायरे के लिए हर जो नेता चुना जाता है वो प्रयास करता है। ये केजरीवाल जी के लिए यूनिक नहीं है, हर नेता करता है दिल्ली का मुख्यमंत्री। लेकिन दूसरी बात है, इन तीनों सब्जेक्ट्स को हटा के भी दिल्ली में काम करने की क्षमता बहुत है और बहुत काम किए गए। तो इसीलिए ये बात जो आती है कि क्या परफॉर्मेंस से भाग रहे हैं, वो परफॉर्मेंस से भाग रहे हैं। एक छोटी सी बात, अब देखिए केजरीवाल जी की सरकार 1 साल हो गया केंद्र में, मतलब थोड़े दिनों में हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे सार्वजनिक मंचों के ऊपर। अरविंद केजरीवाल की सरकार तो 3 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और अभी से आरोप लग रहा है कि परफॉर्मेंस से भाग रहे हैं। अब कुछ तो अपने गिरेबान में भी झांक के देखना चाहिए। ये थोड़ा यहाँ पर आलोक एक चीज बताइए, देखिए एक और जहां स्टैंड ऑफ हो रहा है ना, वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच की सारी फाइलें एलजी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल एक नोटिस जारी कर देते हैं, एलजी कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास अख्तियार है, हक है। ये राजनीति है, यही हमारी परंपरा है, या ये प्रोसीजर्स हैं, ये होली है, इनको वायलेट नहीं किया जा सकता। देखिए, मैं समझता हूं कि पूरी तरह से एलजी की पावर्स क्या हैं और राज्य सरकार की पावर क्या है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की पावर्स क्या हैं, वो पूरी तरह से डिफाइंड हैं। और जिस तरह से लॉज हैं, रूल्स हैं कि फाइल कहां से कहां मूव करेगी, कौन से फाइनेंशियल बिल्स होंगे, किसी भी कार्य में अगर फाइनेंस इन्वॉल्व होगा तो गृह मंत्रालय से उसकी परमिशन होगी, ये सब चीजें वेल डिफाइंड है। क्या हम रोमानिया, बुल्गारिया और पोलैंड हैं? क्या दिल्ली सरकार, मतलब दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री तो रोमानिया के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली सरकार के एलजी बुल्गारिया के एलजी है, और देश के केंद्र सरकार जो है वो किसी और देश की केंद्र सरकार है। हमारे ही तो लोग हैं ना, हमारे ही लोगों के आप करता हैं, एलजी भी हमारे करता हैं, करता धरता है, मुख्यमंत्री भी और हमारी केंद्र सरकार भी। बिल्कुल देश तो अपना है ना, हम ये कौन सी कंपार्टमेंटलाइजेशन कर रहे हैं? मैं उत्तर देना चाहूंगा। हाँ, संदीप जी मैं उत्तर देना चाहूंगा। अगर आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और हम स्कैंडिनेवियन नेशंस नहीं है, बुल्गारिया नहीं है हम, और हम सब कुछ बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, हमारी तो पार्टी की मूल नींव ही है ट्रांसपेरेंसी, फिर हम पार्टी के अपने मूल नींव से ही अलग क्यों भाग रहे हैं? अगर हम देश की भलाई कर रहे हैं, दिल्ली की भलाई कर रहे हैं, फाइल एलजी के पास जाए या कमिश्नर के किसी और के पास जाए या गृह मंत्रालय में जाए, आपको हर कोई अपना हक जताता फिर रहा है। कहीं ना कहीं ये मेरा हक है, ये चीज तो मैं ही क्लियर करूंगा, ये मेरा हक है, ये वाली चीजें हमारी है। ये अजीबोगरीब कबड्डी हो रही है नलिन, माफी से मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, अजीबोगरीब कबड्डी नहीं है इसमें। और अगर कबड्डी है तो ये मैं जानना चाहूंगा संदीप जी, क्या आज केजरीवाल जी एक बार भी, मैं तीनों को जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ सर, अपने यहाँ पर मैं तीनों को, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के एलजी और केंद्र सरकार तीनों को जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ इस कबड्डी के लिए। नलिन, मैं तीनों को जिम्मेदार ठहरा रहा हूं। ये अजीबोगरीब कबड्डी देख रही है दिल्ली की जनता। अब कबड्डी के लिए कोई कारण नहीं है, और मुझे लगता है यदि केजरीवाल जी अपने काम पे, अभी जी सही कह रहे हैं, सिर्फ 3 महीने हुए हैं, 3 महीनों में कई उदाहरण आए। अभी भी स्थिति जो है अच्छी सुधर सकती है, वो काम पे लगे और जरूर लगे। मैं फिर शुरू में आ जाता हूं कहने की बात पर कि मैं भी इस शहर का निवासी हूं और मेरी इच्छा हर निवासी की तरह यह है कि सरकार अच्छे से काम करे। लेकिन पॉइंट क्या आ रहा है कि संवैधानिक प्रक्रिया पे जो प्रश्न उठ रहे हैं, मैं एक उदाहरण देता हूं। यदि संवैधानिक प्रक्रिया या संविधान के किसी धारा के ऊपर में कोई कंफ्यूजन हो तो इसके इंटरप्रिटेशन के लिए कोर्ट्स लोग जाते ही हैं। संविधान इतना मजबूत है कि लोग अगर उसके स्ट्रक्चर के साथ खेलने का प्रयास करते हैं, अभी भी तो 66A कुछ ही महीने पहले हटा है एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अल्ट्रा वायरस दिखाया गया। तो इसीलिए संविधान के इंटरप्रिटेशन को आप हम से जगह कोर्ट्स करते हैं। 239AA स्पष्ट है, पुलिस को साइड करिए, आप पब्लिक ऑर्डर को साइड करिए, लैंड को साइड करिए, तो दिल्ली में हजारों काम करने के लिए पूरी क्षमता जो है और पूरे अधिकार जो है दिल्ली सरकार की है। बढ़े तो सही, और क्या होता है, एक कदम वो बढ़े, एक कदम केंद्र सरकार बढ़ती है, कैसे इस शहर का उद्धार नहीं होगा। लेकिन अभी तक मूल रूप से जो एक अभय जी ने बात की, मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं, उनकी शायद जो एक अग्रेसिव स्टाइल है कैंपेनिंग का, पॉलिटिक्स करने का, वो शायद उनके गवर्नेंस में है और इसीलिए गवर्नेंस के वो उदाहरण दिख नहीं रहे। हो सकता है वो अपने आप ही बदल जाएंगे और उनको भी लगेगा कि कुछ काम करना शुरू करें। नहीं, नलिन जो बात कह रहे हैं ना, एक कदम आगे बढ़ना चाहिए, पर दरअसल अब है होता तो ये दिख रहा है ना, हर कोई खूंटा गाड़े बैठा है।
ये तो जी मेरी जमीन, ये मेरा कब्जा, दूसरा कह रहा है ये मेरा कब्जा, तीसरा कह रहा है ये मेरा कब्जा। संदीप, जिसको आप कबड्डी कह रहे हैं, मैं उसको गुत्थी कहूंगा, मतलब है, जो मुझे लगता है कबड्डी से थोड़ा और नरम शब्द है। मेरा कहना यह है कि इस दिल्ली के अंदर तीन मसले जो हैं वो आते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के दायरे में, बाकी दिल्ली सरकार के दायरे में है। लेकिन इसके बावजूद, अधिकारों के इस बंटवारे के बावजूद, ये तो कम से कम तय करना पड़ेगा कि दिल्ली में सरकार का चेहरा क्या होगा। सरकार के चेहरे दो नहीं हो सकते, इसके बावजूद कि संविधान की व्यवस्था है। सरकार का चेहरा चुने हुए प्रतिनिधि का चेहरा होगा, जो स्पिरिट है गवर्नमेंट की। एक मिनट कोहली जी, एक मिनट। जो सरकार की स्पिरिट है, मतलब गवर्नमेंट की स्पिरिट है, वो निर्वाचित सरकार की स्पिरिट होगी। बावजूद इसके कि दिल्ली की विधानसभा को पूरे अधिकार प्राप्त नहीं है। 20 सेकंड कि जो संघर्ष है, वो संघर्ष इस मुद्दे के ऊपर। सरकार का चेहरा क्या होगा? सरकार का चेहरा नजीब जंग होगा या अरविंद केजरीवाल होगा, ये तय करना पड़ेगा। चेहरा तो मुख्यमंत्री होगा भाई, मुख्यमंत्री ही होगा चेहरा उसका। लेकिन तीन अभी जी, तीन नहीं अबे जी, बिल्कुल नहीं। हाँ। 3 अधिकार जो है उसपे अगर मुख्यमंत्री यूसफ, जो अंग्रेजी का शब्द है, जबरदस्ती छीनना चाहेंगे जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, स्वाभाविक रूप से वो रेजिस्ट भी किया जाएगा और उसको चुनौती भी मिलेगी। वैसे ही मुख्यमंत्री, यदि एलजी उनके अधिकार क्षेत्र में आएंगे तो मुख्यमंत्री भी तो जब भी हम बाल्की पर उसको रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन मुझे लगता है वो हो नहीं रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से। नलिन, आलोक और अभय, माफी से आप तीनों मेरे से ज्यादा तजुर्बेकार हो। जब हम आंकड़ेबाजी पेश करने लगते हैं, संवैधानिक पोजीशन, यहां पर सबसे पहले पीपल फर्स्ट, आम आदमी का भला हो रहा है क्या, या ये खिचड़ी पक रही है? और खिचड़ी पकने में बहुत वक्त लग जाता है। हम खिचड़ी ना पकाएं, अगर तीनों जिन पार्टीज की मैंने बात की वो कदम ताल करें, देश के लिए मिसाल पेश करें और राज्यों के लिए भी मिसाल पेश करें, तो शायद हम सबका भला है। इसी उम्मीद के साथ नलिन, आलोक और अभय, आप तीनों का शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।